कंटिन्यू अपन ट्रायल बैलेंस में चल रहे हैं। पिछले 2 वीडियोस में अपन ने 4 क्वेश्चन देखे। अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रायल बैलेंस कब बनता है, इसका स्टेप कहाँ है, तो कह सकते हो कि ये 3rd स्टेप पे बनता है। पहले जर्नल होता है, जर्नल के बाद लेजर होता है, और लेजर के बाद आप चाहें तो ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। जब आप रियल वर्ल्ड में आएंगे तो आपको पास ऑप्शन होगा, आप बनाओ चाहे मत बनाओ। बहुत ही यूज़फुल टूल है, तो बनाना ही है। ट्रायल बैलेंस ठीक वैसा ही होता है जैसे ट्रायल रूम होता है। ट्रायल रूम बताता है, जब हम उसमें कपड़े चेंज करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये कपड़ा फिट होता है या नहीं होता, ये हमें सूट करता है या नहीं करता। वैसे ही हमारी लेजर परफेक्टली फिट है या नहीं, वो लेजर ओके हमने बनाई है या नहीं। तो ये बहुत ही यूज़फुल स्टेप है, ट्रायल बैलेंस बना लेना चाहिए। ऑल तो फिर भी जिनको भी कंपटीशन एग्जाम में जाना है, अगर कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इज़ इट नेसेसरी टू मेक अ ट्रायल बैलेंस, कि क्या ट्रायल बैलेंस बनाना ज़रूरी है या ये डबल एंट्री सिस्टम का परमानेंट या कहें ज़रूरी हिस्सा है, सॉरी, तो ये ज़रूरी हिस्सा नहीं है। बनाते हैं तो फ़ायदा है, लेकिन बिना बनाए भी चीज़ें चल सकती हैं। खैर, ट्रायल बैलेंस बनाते समय तुम्हें क्या करना है, आपको एक अकाउंट दिया जाएगा, एक अमाउंट बताया जाएगा कि उस लेज़र अकाउंट में इतना बैलेंस है। अब आपने सोच के उसे डेबिट या क्रेडिट पे प्लेस करना है। इसके लिए आपको उस अकाउंट का नेचर समझना पड़ेगा। नेचर समझने के लिए हमने देखा है ट्रेडिशनली पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, और हमने मॉडर्न अप्रोच भी दी है। इस चैप्टर में काफ़ी हद तक मॉडर्न अप्रोच ही आपके काम आती है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ DR होने वाली है, क्या ये चीज़ CR होने वाली है। साथ ही साथ आपको टाइप ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी पता लगता है कि बिजनेस में कौन कौन से अकाउंट्स काम में आ सकते हैं। चलिए हम इन सबको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्रॉ अप अ ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ श्री हरिदास एज ऑन 31 मार्च 2018। ये ट्रायल बैलेंस है बेटा, ये हमने बनाया ट्रायल बैलेंस। जनरल बनाने में काफ़ी समय लगता है, लेजर बनाने में भी काफ़ी समय लगता है। ट्रायल बैलेंस ऑलमोस्ट 1 पेजर होता है, 1 पेज में ये बन जाता है। ये एक तरह की शीट होती है। अगली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में अपन इसकी थ्योरी भी कवर करेंगे। सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, LF लेजर फॉल्यू, और DR CR। सो ये हैं चीज़ें जो हम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसने बोला कैपिटल। कैपिटल मतलब वो पैसा जो ओनर लगाता है, और कैपिटल का हमेशा और हमेशा CR नेचर होता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ी जगह काम आएगी वहाँ पे। नेम ऑफ अकाउंट यहाँ कर लेते हैं, ये LF कर लेते हैं लेजर फोलियो, ये DR कर लेते हैं, और ये पास में इसके CR कर लेते हैं। चलिए बस ठीक है, हो गया है फाइनली। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कैपिटल का CR नेचर होता है, और ये पैसा लगाया किसने है, ओनर ने। ओनर ने लगाया है, तो ओनर वापस लेगा और बिजनेस वापस देगा, तो बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है। ठीक है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बार बार ये सुन सुन के आपको समझ आ जाए। परचेजेस, परचेज में हम गुड्स परचेज करते हैं, ये एक तरह का एक्सपेंस है, तो ये DR होगा। परचेज करना मेन चीज़ होती है, क्योंकि इसके बाद ही आप सेल कर पाएंगे। आप सस्ते में परचेज करेंगे, बाद में सेल करेंगे, तो 2 एलिमेंट है, परचेज एक्सपेंस और सेल आपकी रेवेन्यू। नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड। अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो डिस्काउंट अलाउड हम देखते हैं जो लेजर में होता है, वो कौन सा डिस्काउंट अलाउड है, तो वो कैश डिस्काउंट होगा। आपको याद होगा डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट की तो अकाउंटिंग ही नहीं होती, मतलब आप समझो कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई एंट्री नहीं होती। अगर एंट्री नहीं होती तो लेजर नहीं होता, लेजर नहीं होता तो वो ट्रायल बैलेंस में कहाँ से आएगा। इसका मतलब ये जो डिस्काउंट हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये कैश डिस्काउंट है। क्योंकि आप ये समझिए कि जब कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना, तो वहाँ आपसे बारीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही माइक्रो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो माइक्रो लेवल आपको तभी आएगा जब आपने डिटेल में चीज़ों को सीखा हुआ है। नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज होता है गाड़ी भाड़ा, और इनवर्ड यानी आते टाइम का। मैं ऐसे लिखूं, जैसे ये लिखा मैंने कैरेज इनवर्ड,
इसका क्लियर मतलब होता है कि जब हम परचेज कर रहे थे, जब सामान हमारे पास आ रहा था, उस समय जो हमने भाड़ा पे किया वो है कैरेज इनवर्ड। और इसलिए इतना समझाता हूं क्योंकि इसमें लिखा है कैरेज आउटवर्ड, तो जनरली अपनी अपोजिट वर्ड सुनने की आदत होती है। कैरेज इनवर्ड का अपोजिट क्या होता है? कैरेज आउटवर्ड। तो फिर हम आगे ये भी सोच लेंगे कि डीआर का अपोजिट क्या होगा? सीआर, बट ऐसा नहीं है, आप प्लीज़ समझिएगा। अब आइटम आ रहा है कैरेज आउटवर्ड। तो हमारी दुकान की क्या पॉलिसी है? मे भी पॉलिसी हो सकती है कि जब हम सेल करते हैं तो ग्राहक को होम डिलीवरी देते हैं, और होम डिलीवरी देते हैं उसका पैसा भी हम चार्ज नहीं करते। दैट इज़ ग्राहक हमसे माल ले गया, हमने उसके पास गाड़ी से माल पहुंचवा दिया, तो उस समय जो गाड़ी वाले को अपन ने पैसा दिया दैट इज़ कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड। अगर कस्टमर से वसूल कर लिया होता तो बात ही अलग होती, लेकिन अगर हमने अपनी जेब से दिया है तो एक अकाउंट क्रिएट होगा, उसका नाम है कैरेज आउटवर्ड। और ये कैरेज आउटवर्ड भी डीआर होता है। तो आप सस्ता लॉजिक मत बनाइएगा, जैसे थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को डीआर सीआर करना, ठीक है। सारे चैप्टर आपसे आपस में कनेक्ट है। अगर मैंने जनरल बहुत शुरू किया था तब भी मैंने कहा था अगर आप जनरल अच्छा सीखते हो तो लेजर आपको अच्छा आता है, लेजर अच्छा आता है तो ट्रायल बैलेंस अच्छा आता है, और ये अगर आपको अच्छा आ गया तो आपको इसका भी फ़ायदा आगे से आगे होगा। तो अच्छा सीखे हुए का हमेशा फ़ायदा होता है। नेक्स्ट इज सेल्स। वेल, सेल्स हमारी रेवेन्यू है। सेल किसी बिजनेस की सबसे मेन एक्टिविटी होती है। जो बिजनेस सेल कर पाता है वो सक्सेसफुल वही बिजनेस हो पाता है। नेक्स्ट इज रिटर्न। रिटर्न मतलब वापस, इन अंदर वापस। तो रिटर्न वापस, इन वर्ड्स अंदर की तरफ। यू कैन से इट्स अ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या है? सेल्स का ऑपोजिट है, तो इसका कैरेक्टर डेफिनेटली ऑपोजिट होगा, और ये डीआर है। अगर कोई मुझसे पूछे कि डीआर क्यों है, तो मैं कहूँगा कि जो रेवेन्यू होती है वो सीआर होती है, और रेवेन्यू जब कम हो जाती है तो वो डीआर होती है। सेल रेवेन्यू, रेवेन्यू सीआर, बट से रेवेन्यू जब डाउन होता है तो डीआर होता है। नेक्स्ट इज रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न यानी वापस, आउटवर्ड। तो रिटर्न मतलब माल वापस हो गया, तो ये परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न इसलिए कह सकता हूं क्योंकि माल रिटर्न होके चला गया, रिटर्न आउट, तो परचेज रिटर्न है। पिछले वीडियोस में भी मैंने इन आइटम्स को समझाया था, मैं आपको अब इनको पक्का करा देना चाहता हूं। परचेज रिटर्न भी आप इसको कह सकते हैं, और सीआर इसका नेचर होता है। रेंट एंड टैक्सेस। अगर हमारी कोई बिल्डिंग है जो हमने किराए पे ली है तो डेफिनेट हम रेंट पे करेंगे, और हम किसी न किसी एरिया में आते हैं, वो म्यूनिसिपैलिटी हो सकती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकता है, ठीक है, जिला परिषद हो सकता है। तो जहाँ पे भी हम आते हैं, जिस भी लोकेलिटी में हम आते हैं, तो वहाँ टैक्सेस तो होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई लोकल अथॉरिटी होता है, तो टैक्सेस हम देते हैं, और वो डीआर होता है। प्लीज़ 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 ये ज़्यादा ना सोचिएगा कि टैक्स अक्सर हम देंगे तो पैसा जाएगा, और जाएगा तो सीआर होगा, नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है टैक्स का आप क्या करते हो, तो टैक्स को हम डीआर करते हैं। और प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन अकाउंट, ये भी क्या होता है? डीआर होता है, तो ये डेबिट की तरफ आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट इज स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017। देखो यहाँ पे एक तारीख दे रखी है 31 मार्च 2018, और यहाँ देखो 31 मार्च 2018, तो यहाँ पे तो एंड हो रहा है, और अप्रैल 2017 में स्टार्ट हुआ होगा। तो जो स्टार्ट के समय स्टॉक होता है नोन एज ओपनिंग स्टॉक, मतलब जब हमने ईयर स्टार्ट किया तो उस समय जो स्टॉक हमारे पास है उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, और ये डीआर पे आता है। आप कह सकते हैं सर ये डीआर क्यों होता है? तो देखो, परचेज का मतलब क्या होता है? जो हमने इस साल परचेज किया, इस साल जो पैसा खर्चा किया, और ओपनिंग स्टॉक क्या है? जो पिछले साल बच गया था लेकिन इस साल काम आएगा। इमेजिन कीजिए, पिछले साल हमने परचेज किया होगा, उसमें से थोड़ा बहुत सेल किया होगा, थोड़ा बहुत माल बच गया होगा, जो माल बचा होगा वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, और इस साल का ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। इस साल वो माल बिकेगा तो रेवेन्यू जनरेट करेगा, रेवेन्यू वो बाद में जनरेट करेगा, पहले उस पर पैसा हमारा लग चुका, तो ये एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है। लंबा रास्ता है, आप चाहें तो फिर से याद कर लें। ओपनिंग स्टॉक डीआर। नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर।
क्रेडिटर्स हम अच्छे से जानते हैं, जिन लोगों से हम सामान परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं उधारी पे, और जिनका बिल अभी बाकी है। तो आज के दिन, जैसे आज हम खड़े हैं 31 मार्च 2018 पे, जिस दिन हम खड़े हैं उस दिन दिस वाज द क्रेडिटर्स पोजीशन, दिस वाज द क्रेडिटर्स पोजीशन, और ये है क्रेडिट। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कंटिन्यू, मेरे पास जगह ख़त्म हो गई है, और यहाँ पे मैंने इसको कंटिन्यू किया DRCR। आगे के और अकाउंट आते हैं, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर के बाद ही इज़ आस्किंग सन्ड्री डेटर्स। तो क्रेडिटर और डेटर तो आपस में सिंपली अपोजिट होते हैं। सन्ड्री डेटर्स, ये हमारे कस्टमर हैं जो हमसे उधार लेके गए हैं, जिनके बिल अभी बाकी हैं, इनसे में हम पैसे वसूल करेंगे। तो ये असेट है, और असेट DR होता है, असेट DR होता है। नेक्स्ट आइटम इज आस्किंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। देखिए, जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट में आपको बताना चाह रहा था। देखिए, इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है, और लेकिन इन्होंने बताया है 3600 हमने इन्वेस्ट किया है। तो फ्यूचर में पैसा आएगा, आप चाहे गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करो या प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो ये आपके पास पैसा फ्यूचर में आएगा। नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन हमें मिला, तो ये क्या है, इनकम है, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो कमीशन रिसीव्ड इनकम। प्लीज़ ज़्यादा नहीं सोचना कि कमीशन मिला तो पैसा आया और आया तो DR होगा, ऐसा नहीं सोचना। कमीशन रिसीव को आप क्या करते हैं, जब आपने जनरल एंट्री करी, अगर मैं आपको लंबा रास्ता बताऊं, जब आपने जनरल एंट्री करी और कभी आपको कमीशन मिला था, तो कैश, ऐसा एंट्री हुई थी, कैश DR टू कमीशन रिसीव। और आगे याद दिलाऊं, जब आप कमीशन रिसीव्ड अकाउंट बनाने लगे तो हमने ये बोला कि कमीशन की लोकेशन क्या है, CR। तो CR लोकेशन पे जाके आपने लिखा बाय कैश। थोड़ा मेरा गला खराब है बट काम चल जाएगा आपका। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कमीशन रिसीव बता रहा है ना, वो इस अकाउंट के बारे में बता रहा है, और इसका क्या नेचर होता है, क्रेडिट नेचर होता है। तो हमें याद हो जाना चाहिए कि कौन DR और कौन CR होता है। नेक्स्ट इज कैश इन हैंड। कैश इन हैंड यानी हमारे हाथ में पैसा है, और ये करंट असेट्स आता है। असेट्स बहुत तरह के होते हैं, उसमें करंट असेट्स के डेफिनेशन में आता है कैश इन हैंड। जो हमारी दुकान पे होता है कैश, ये वो उस कैश की बात चल रही है, और DR होता है। नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक मतलब हमारा पैसा है और बैंक में रखा है, यू कैन से ये बैंक बैलेंस है, और बैंक बैलेंस का DR नेचर होता है, और 10,100 रुपया है। नेक्स्ट है मोटरसाइकिल। वेल, हमने शायद सप्लाई के लिए एक मोटरसाइकिल रखी है, परचेज़ की है, और ये मोटरसाइकिल हमारी असेट है, और असेट हमारा DR होता है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट आइटम एंड लास्ट आइटम लिखता है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 नॉट एडजस्टेड। वेल, इन्होंने बताया कि एंड में हमारे पास स्टॉक है जिसका हमने अभी तक एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो आपको इसको यहाँ लिखना नहीं है, न DR की तरफ लिखना है, न CR की तरफ लिखना है, आपको इसे बाहर लिखना है। कि सर बाहर कहाँ, जैसे क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया तो इसके नीचे एक वर्ड होता है एडजस्टमेंट, और आपको वहाँ जाके एडजस्टमेंट में लिख देना है क्लोजिंग स्टॉक एज एट 31 मार्च 2018 इक्वल्स टू 20,500। अब ये थोड़ा सा लंबा मैटर है कि ये है क्या, आप समझना, और ढंग से अगर समझे तो देखो, जब हम परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री होती है, और उसकी वजह से परचेज अकाउंट बनता है। हाँ सर। जब हम सेल करते हैं उसकी जनरल एंट्री होती है, उस वजह से सेल्स अकाउंट बनता है। हाँ सर। अब आप सोचो, सपोज करो आपने 20 बैग परचेज किए और आपने उसकी अकाउंटिंग कर दी। 20 बैग परचेज किए, आपने उसकी अकाउंटिंग कर दी। आपने उसमें से 15 बैग सेल किए, आपने उसकी भी अकाउंटिंग कर दी। अब बात यह कि 5 जो बैग बच गए उसकी कोई एंट्री हुई या नहीं। तो जनरली क्या होता है, हम परचेज की एंट्री करते हैं, सेल्स की एंट्री करते हैं, और बचे हुए माल की एंट्री नहीं करते हैं। उस बचे हुए माल की एंट्री कब होती है, ईयर एंड पे।
यानी अगर आप समझें तो डेली रूटीन में परचेज और सेल्स की एंट्री होती है लेकिन स्टॉक की एंट्रीज नहीं होती। तो अगर आप बात को कनेक्ट करें, अगर किसी की जनरल एंट्री नहीं होगी तो वो अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यानी लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और अगर वो लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो वो ट्रायल बैलेंस में भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मैंने आपको रियल लॉजिक बताया है, मैं फिर बोलता हूँ। ट्रायल बैलेंस में कौन सी चीज़ आपको दिखाई देती है? अगर हमने जनरल एंट्री की है, अकाउंट ओपन हुआ है और उस अकाउंट में किसी तरह का बैलेंस है तो वो यहाँ दिखाई देता है। अगर मान लो जनरल एंट्री ही ना हुई हो तो लेजर नहीं बनेगा, और लेजर नहीं बनेगा तो फिर वो चीज़ ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सस्ता समझाना हो तो मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक बाहर आता है। हालांकि मैंने ये भी समझाने की कोशिश की कि क्लोजिंग स्टॉक बाहर क्यों आता है। ओवर द नेक्स्ट लेक्चर्स आप इसको लर्न करेंगे। मुझे पता है कि कुछ चीज़ें हाथों हाथ समझ में आ जाती है और कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं। तो मैं इसी बात को अभी मैं 5 बार बोलूँगा तो आपको लगेगा सर ने 5 बार समझाया, लेकिन फिर भी आपके बैठेगा नहीं दिमाग में। इसलिए अभी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, ये समझते हुए, बिलीव करते हुए कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है। ठीक है, अभी और हाँ, लास्ट में क्वेश्चन आपको क्या करना है, एक अकाउंट का स्पेस छोड़ते हुए इसको टैली करने का कोशिश करना है। देखते हैं टैली होता है क्या। तो 36,000, 37, 45, 47, 48, 128, 143, 163, 166, 176, 179, 176 और ये 34 है। तो 176 और 34 2 लाख हो गया। तो ये 2 लाख रुपए तो ये हो गया। और अगर खुले पैसे जोड़े तो 200, 900, 1200, 1500, 1700, 1900, 2400, 2600, 3200, 3300, 3400 और 600, 4000। तो मेरा जो DR साइड का टोटल हो रहा है वो हो रहा है 2,04,000। CR में 140 और 60, 2 लाख, 2 लाख और 12, 212, 212 और 1, 213, और ये 800 और 700, 2,14,500। वेल, मैच नहीं हो रहा है। मैंने वापस से तसल्ली से जोड़ा। मैं CR देख लेता हूँ। 140 और 60, 2 लाख, 2 लाख और ये 12,000, 2,12,000, 2,13,000 और ये जोड़े तो 2,14,500 CR साइड। एक बार वापस मैं DR साइड जोड़ देता हूँ। 36, 37, 45, 47, 48, 128, 143, 163, 166, 176, 176 और 34, 176 और 34, ये होता है 210, 2,10,000 हो रहा है ये। और 200, 900, 1200, 1500, 1700, 2400, 2900, 3100, 3700, 3800, 3900, 600, 4500, 4500 ये हो रहा है। मिस्टेक हुआ, मैच हो रहा है बेटा। 2,14,500 और 2,14,500। आप में से ये जरूर कह सकते हैं, एक बार के लिए इमेजिन कीजिए कि यहाँ टोटल 2,04,000 होता तो सर, अगर ये मिसमैच होता तो फिर मैं यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लिखता, क्योंकि मैं एक तरह से ये लिख रहा हूँ आई डोंट नो कि ये क्यों गलत है, क्योंकि लेजर बनाने के बाद इसको मैच होना चाहिए। बाय द वे, अगर ये मैच नहीं होता, मेरी 100% एफर्ट्स के बाद भी ये मैच नहीं होता, तो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है दैट इज सस्पेंस अकाउंट, वो अपन यूज़ करते। अभी तो मुझे मेरा मिस्टेक समझ में आ गया कि ये टोटल नेचुरली मैच हो रहा है, बट एग्ज़ाम में आप रेडी रहना इस बात के लिए कि टोटल मे बी डिफरेंट। ठीक है, अभी ये मैच हो गया है। अगर मैं इस क्वेश्चन के आपको हाईलाइट बताना चाहूँ तो जल्दी बताता हूँ। ट्रायल बैलेंस जो बनती है वो लेजर के बाद बनती है। कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, यानी भाड़ा आने पे लगे या जाने पे लगे, वो DR होता है। रिटर्न इनवर्ड में माल आता है और रिटर्न आउटवर्ड में माल जाता है। ओपनिंग स्टॉक DR होता है और क्लोजिंग स्टॉक बाहर आता है। आखिर में आके टोटल मैच हो जाएगी, इसलिए आप 2 बार कंफर्म टोटल मैच करके देखना। चलिए, इस पे अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। ट्रायल बैलेंस कब की चीज़ है, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ। अकाउंटिंग साइकिल, पहले जर्नल बनाओ, फिर लेजर बनाओ। लेजर में अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स में DR CR साइड होती है। जो साइड बड़ा होता है वो छोटे साइड को हरा देता है और बैलेंस आता है, और जो बैलेंस आता है वो ट्रायल बैलेंस में कोट होता है।
बाय द वे अगर आप भूल रहे हैं तो आप अकाउंटिंग साइकिल के लेक्चर्स देख के आइए। ट्रायल बैलेंस के इन क्वेश्चनों में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट प्लेसिंग कर रहे हैं। हमें एक अकाउंट दिया जाता है, उसकी कुछ अमाउंट होती है और हम उसे डायरेक्ट डीआर या सीआर पे प्लेस करेंगे। क्वेश्चन, फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री एस पॉल ऑन 31 मार्च 2018। समझने वाली 3-4 बातें हैं। ये जो दुकान के ओनर हैं उनका नाम है एस पॉल और ये बैलेंसेज हमने उनकी बुक्स में से एक्सट्रैक्ट किए हैं। बुक्स दो होती हैं, प्राइमरी बुक्स कॉल्ड जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स जो आप बाद में सीखेंगे। जर्नल होता है प्राइमरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक होता है लेजर। वहाँ से इन्होंने बैलेंसेज निकाले हैं इस तारीख को। यू आर रिक्वायर्ड, आपसे चाहिए टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, कि आप एक ट्रायल बैलेंस बनाएं। द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज कैपिटल। तो इन्होंने कहा आप ट्रायल बैलेंस बनाओ, अगर आपको अमाउंट रिक्वायर्ड रहेगा, चाहिए रहेगा, तो उसे आप कैपिटल मान लेना। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले लेक्चर क्वेश्चन में बताया था कि अगर एंड में डिफरेंस रहता है तो सस्पेंस अकाउंट लिखना। इन्होंने कहा कि नहीं, डिफरेंस रहे तो आप उसे कैपिटल मान लेना। चलिए, अब ये पूछता है परचेज, तो हमें पता है कि परचेज में गुड्स आता है इसलिए वो डीआर होता है। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हम कई बार बना चुके, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, डीआर सीआर। तो परचेजेस एक्सपेंस है, इस नाते वो डीआर होगा। नेक्स्ट आइटम स्टॉक, तारीख देख के आप समझ जाओगे ये है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक जो फर्स्ट डे हर साल जब शुरू होता है। देखिए साल कब शुरू होता है, या तो स्टार्ट होता है जनवरी में या स्टार्ट होता है अप्रैल में। वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, पर जनरली जो पॉपुलर है या तो जनवरी से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है या अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो उस दिन जब जो स्टॉक हमारे पास होता है उसे हम ओपनिंग स्टॉक का नाम देते हैं और ये ओपनिंग स्टॉक डीआर साइड में आएगा। इसके बाद सेल हमारा रेवेन्यू होता है, इनकम होता है। इनकम का हमेशा सीआर नेचर होता है। जब आप नॉमिनल अकाउंट सीखते हैं तो सीखते हैं कि सेल सीआर होता है, और मॉडर्न अप्रोच में भी आप सीखते हैं कि रेवेन्यू क्रेडिट होता है। नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर 23,800। डेटर्स हमारे लिए असेट होता है, आप याद रखिएगा। सन्ड्री डेटर तो नाम आपको याद हो ही गया है। एक नाम होता है बुक डेट, कभी कभी वो आपको परेशान करने के लिए नाम यूज करेगा बुक डेट्स, तो आप घबरा मत जाना। ये लिखा, इसका मतलब होता है बुक में लिखे हुए डेटर्स, बुक में लिखे हुए डेटर्स। ठीक है, 23,800 एंड इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड। पांचवा डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट हमें मिला है तो ये इनकम माना जाएगा। जब हमने पेमेंट किया तो हमने पेमेंट टाइम पे किया या जल्दी पेमेंट किया, दैट्स वाई वी गॉट डिस्काउंट, और ये क्रेडिट होगा, इसे इनकम माना जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेज आउटवर्ड। हमारी पहले भी बात हुई है, कैरेज आने पे लगे चाहे जाने पे लगे वो डेबिट ही होता है। अगर ये कैरेज आउटवर्ड अकाउंट हमारे पास है, मीन्स हमने माल की सेल पर, माल की सेल्स पे या माल की डिलीवरी पे भाड़ा खर्च किया है, तो ये 700 रुपया डीआर होगा। नेक्स्ट आइटम इज है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड ये आपकी असेट है और ये पैसा हमारे पास कैश है। हर दिन दुकानदार थोड़ा पैसा तो कैश तिजोरी में रख देता है या गल्ले में रख देता है। मशीनरी आपकी असेट है और मशीन से आप प्रोडक्शन करते हैं। सारी असेट डीआर होती है। अगर आपको इसको थोड़ा समझने में दिक्कत आती है तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लेक्चर्स भी देखिए। ठीक है, नेक्स्ट आइटम इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ये टफ अकाउंट है, मैं आपको थोड़ा बताऊं। आप आगे जब फर्दर लेक्चर्स पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में, तो अब तक आपने सुना है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू मशीन, ये एंट्री होती है जब डेप्रिसिएशन लगता है। आपने सही सुना है, जब डेप्रिसिएशन लगता है मशीन पे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू मशीन एंट्री होती है। लेकिन एक और तरीके से भी एंट्री हो सकती है और वो एंट्री यूँ होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये आपने नहीं सुना है और बहुत कम सुनोगे। डेप्रिसिएशन वैसे क्या होता है,
अकाउंटेंसी में जनरल एंट्री करने का एक ही तरीका होता है, एक ही तरीका मतलब एक ही तरीके से वो एंट्री हो पाती है, लेकिन डेप्रीसिएशन में अकाउंटेंट के पास चॉइस होती है, वो चाहे तो डेप्रीसिएशन टू मशीनरी ये एंट्री पास करे, या वो चाहे तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ये एंट्री पास करे। अगर बाय द वे उसने ये एंट्री पास की तो क्या आपने देखा कि डेप्रीसिएशन का होगा डेबिट नेचर और प्रोविजन का होगा क्रेडिट नेचर। ज़्यादा डिटेल से ये बात तब समझ में आएगी जब आप डेप्रीसिएशन वाला चैप्टर देखेंगे तब आएगी। अभी के लिए समाचार ये है कि डेप्रीसिएशन का डीआर नेचर होता है और प्रोविजन का सीआर नेचर होता है। तो बस डेप्रीसिएशन अकाउंट डीआर होता है, तो ये अच्छा बाद में आएगा 12,100, ये डेप्रीसिएशन डीआर होता है, मैंने बाद वाला बता दिया। और जो प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन है, जो अभी आपको गले नहीं उतरा है और आपको लग रहा है मैंने घास काटा है, ठीक है, अभी के लिए इतना मैंने समझा दिया है कि आप इसको मैनेज कर सको और इसे आप क्रेडिट कर सको, ठीक है। उसके बाद है ड्राइंग्स। ड्राइंग ओनर करता है, ड्राइंग करने से कैपिटल कम हो जाता है, कैपिटल सीआर तो ड्राइंग डीआर, ये तो है रियल लॉजिक। और आप याद करें सिंपल, तो कैपिटल सीआर सीआर, ड्राइंग डीआर, तो ये याद रख सकते हैं। रिटर्न यानी वापस, इन यानी अंदर, रिटर्न हो गया माल अंदर की तरफ, रिटर्न इनवर्ड ऑल्सो नोन एज सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न हैज़ डेबिट नेचर। नेक्स्ट इज प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस यानी बिल्डिंग प्लस बिल्डिंग के पास वाला जो एरिया होता है, और प्रेमाइसेस असेट होता है, ठीक है। तो जैसे आप स्कूल प्रेमाइसेस में एंटर करते हैं तो स्कूल के गेट से जहाँ से घुसते हैं ना आप, या जहाँ से पार्किंग शुरू होती है, वो स्कूल प्रेमाइसेस है। कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज प्रेमाइसेस होता है, तो ये बिल्डिंग होता है एक तरह से, और ये डीआर होता है। नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर, ये पैसा हमें देना है, और क्रेडिटर्स का जनरली मतलब यही होता है जिनसे हमने सामान खरीदा है उधार पे, और ये हमारे लिए लायबिलिटी है। क्वेश्चन मैंने कंटिन्यू किया है, जगह हमेशा की तरह कम रह गई। डिस्काउंट अलाउड, ये हमने अलाउ किया है। डिस्काउंट अलाउ करने का मतलब होता है पैसा छोड़ देना। जैसे पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं, जा घूम के आ जा, तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, जाओ। तो डिस्काउंट अलाउ का मतलब होता है कि हमने पैसा छोड़ दिया, लॉस खाया, डीआर होगा। नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड। अगर आप सुन के बोर हो रहे हैं बातें तो अच्छी बात है, इसका मतलब है कि सर यहाँ तक तो हमें आ गया, अब आगे पढ़ाओ। तो कैरेज इनवर्ड, कैरेज मतलब भाड़ा, और इनवर्ड यानी परचेज करते समय, तो परचेज करते समय लगने वाला भाड़ा, और ये डीआर होता है। नेक्स्ट इज कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, हमारा पैसा बैंक में है और ये हमारी असेट है, और हमारी ताकत असेट। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस, बहुत ही अच्छी आइटम है। जनरल एक्सपेंस यानी छोटा मोटा खर्चा। आप दुकान खोलोगे ना तो छोटे मोटे खर्चे होते ही रहते हैं दुकान पे, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और वो डीआर होता है। आप कभी एनालाइज करेंगे तो 70 to 80% आइटम्स डीआर होते हैं। डीआर पे ट्रैफिक बहुत होता है, सीआर पे लिमिटेड आइटम्स होती हैं। नेक्स्ट इज बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ से आप कंफ्यूज मत हो, अभी आप याद रखो बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब पैसा डूब गया, और ये डीआर होने वाला है। बैड डेट्स यानी पैसा डूब गया और ये डीआर होगा। वेल, नेक्स्ट आइटम इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो एक और टफ आइटम आप आज फेस करेंगे। ओके, इसी पैटर्न पे मैं समझाता हूँ। देखिए, जब आपका पैसा डूब जाता है तो एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू रवि। मान लो रवि आपका पैसा खा गया, रवि आपका पैसा खा गया, तो आप एंट्री करेंगे बैड डेट्स टू रवि। लेकिन अगर आपको डाउट है कि वो पैसा मेरा खा सकता है, खाया नहीं है, खा सकता है, तो फिर एक खास तरह की एंट्री होती है, बैड डेट्स डीआर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कि सर समझ नहीं आया। देखिए, अगर कंफर्म मान लीजिए रवि एक आदमी है, एक ग्राहक है, और वो आपका पैसा खा गया, तब तो आपका एंट्री करनी है बैड डेट्स टू रवि। और अगर वो चांस है, मतलब हम उसकी दुकान पे जा रहे हैं और वो पैसे दे नहीं रहा, ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, तो आपको डर है कि पैसा डूब सकता है, तो आप एक प्रोविज़न मेकिंग करेंगे। बाद में एक चैप्टर अगेन प्रोविज़न और रिजर्व पे आएगा, एक सेपरेट लेक्चर होता है, प्रोविज़न के ऊपर पूरा एक चैप्टर है,
तो बाद में तो आप डिटेल से समझेंगे। अभी के लिए समाचार ये है कि अगर डूबने का डर हो तो ये एंट्री होती है बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसमें समझने वाली दो बातें हैं कि बैड डेट्स का डीआर नेचर होता है और प्रोविजन का सीआर नेचर होता है। इसको प्यार से, हाँ प्यार से पीबीडी बोलते हैं, पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, एंड इट हैज़ क्रेडिट नेचर। ओके, और लास्ट है रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग ये आपके लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी सीआर होती है। आखिर में हम दोनों तरफ का जोड़ लगा देंगे। वैसे तो मैं कहता कि कुछ डिफरेंस अगर आ गया तो यूज़ करो सस्पेंस अकाउंट, लेकिन क्वेश्चन ने ही कह दिया, क्या कह दिया क्वेश्चन ने ऐसा? क्वेश्चन ने कहा द अमाउंट रिक्वायर्ड, जो अमाउंट आपको ज़रूरत पड़ती है शुड बी एंटर्ड, उसे आप एंटर कर लेना कैपिटल की तरह। तो बाकी का अमाउंट अपन कैपिटल की तरह एंटर कर लेंगे। ज़रा जल्दी से जोड़ लगा लेते हैं। 170 और 24, 194, 197, 217, 220, 320, 344, 356, 363, 366, 866, 894, 896, 897, 907, 914, 916, 918, 9,18,000 रुपये। इसके अलावा खुले पैसे जोड़े तो 800, 1500, 2000, 2500, 2600, 3300, 3800, 4100, 4500, 5000, 100, 5550, 5550। तो काफ़ी देसी स्टाइल से मैंने इसको जोड़ लगाया। 9,23,550। इट्स ऑन अ डेबिट साइड। 1,05,000, 1,08,000, 1,32,000, 1,48,000, 1,50,000, 1,62,000, 1,62,000 रुपया, 500, 700, 800, 1180, 1280, 1,63,280। ठीक है, प्लस माइनस में अभी कोई मैं मिस्टेक कर दूं जल्दीबाजी में तो कोई ना, मतलब आप देख लेना, कोशिश करना कि आप गलती ना करें। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि ओरल करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने डीआर का टोटल और सीआर का टोटल लगा लिया है और इसको बैलेंस करने के लिए अभी मुझे करीबन पैसा जो चाहिए 8 में से 9, 8 में से 1 या 7,60,270 रुपया चाहिए। एक बार आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट है और आखिर में जो बड़ा टोटल था 923,550, मैं एक बार वापस टोटल करके अभी आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा, आपके लिए हो गया है। ट्रायल बैलेंस के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चनों में जस्ट यू हैव टू प्लेस करना है, आपको डीआर और सीआर पर प्लेस करना है। दो नई बातें आई, डेप्रीसिएशन डीआर होता है और जो प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन होता है वो सीआर होता है। इसी तरह बैड डेट्स डीआर होता है और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स सीआर होता है। डिटेल से प्रोविज़न के बारे में अपन एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।